राज्य सिर्फ कानून और सत्ता नहीं होता। वैदिक काल में राजा को अग्नि जैसा क्यों माना गया? इस वीडियो में हम अग्नि सूक्त के जरिए समझेंगे कि राज्य कैसे पैदा हुआ और उसका असली काम और मकसद आखिर था क्या। तो एंड तक बने रहिए मेरे साथ। में वर्णित राज्य की उत्पत्ति एवं कार्यों की विवेचना कीजिए। जो अग्नि सूक्त है उसमें राज्य की उत्पत्ति किस प्रकार बताई गई है और किस प्रकार कार्य बताए गए कि एक राज्य के क्या कार्य होने चाहिए, उसका हमें वर्णन करना है। सारी इंपॉर्टेंट लाइंस को मैंने अंडरलाइन कर दिया, तो चलिए पढ़ते हैं। ऋग्वेद वैदिक साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ है। जो ऋग्वेद है ना, वैदिक साहित्य का सबसे पुराना यानी प्राचीन ग्रंथों में से एक ग्रंथ है, जिसमें राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक विचारों का प्रारंभिक रूप देखने को मिलता है। जिसमें आपको राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक विचारों का रूप देखने को मिलेगा कि प्रारंभिक टाइम में वो कैसे थे। ऋग्वेद के विभिन्न सूक्तों में राज्य, राजा और शासन से संबंधित विचार बिखरे रूप में उपलब्ध है। ऋग्वेद में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसे राज्य, राजा, शासन से संबंधित चीज़ें आदि वगैरह। इन्हीं में से एक सूक्त आता है जिसे हम अग्नि सूक्त कहते हैं, जिसका विशेष महत्व है ऋग्वेद के अंदर। और अग्नि सूक्त में ना, अग्नि को केवल देवता नहीं बल्कि समाज और राज्य व्यवस्था की आधारशिला के रूप में प्रस्तुत किया गया है। देखिए, जो ऋग्वेद है ना, उसमें बहुत सारे सूक्त सूक्त मिले हैं हमें, जिसमें राजा, राज्य, शासन से संबंधित बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो सूक्त है वो है अग्नि सूक्त। ठीक है, यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ अग्नि सूक्त के अंदर से अग्नि को देवता नहीं माना गया, बल्कि समाज और राज्य के व्यवस्था की आधारशिला के रूप में देखा गया है। ठीक है, इस सूक्त के माध्यम से राज्य की उत्पत्ति तथा उसके कार्यों का वैदिक दृष्टिकोण स्पष्ट होता है। इस अग्नि सूक्त के माध्यम से हमें पता चलेगा कि उस टाइम पे राजा की उत्पत्ति कैसे हुई, राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई और क्या क्या कार्य हुआ करते थे उस टाइम पे, ये सब हमें पता चलेगा बहुत अच्छे से। अग्नि सूक्त का संक्षिप्त परिचय। अग्नि सूक्त ऋग्वेद का एक प्रमुख सूक्त है। अभी हमने पढ़ा कि ऋग्वेद में बहुत सारे सूक्त हैं, जिसमें से अग्नि सूक्त बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसमें अग्नि को यज्ञ का वाहक, देवता और मनुष्य के बीच सेतु तथा समाज को एक सूत्र में बांधने वाली शक्ति के रूप में वर्णित किया गया है। मतलब जो अग्नि सूक्त है ना, उसके अंदर अग्नि को यज्ञ का वाहक माना गया है, देवता और मनुष्य के बीच सेतु, जो जोड़ने का जो काम करता है, उसके रूप में देखा गया है। ठीक है, अग्नि को मार्गदर्शक, संरक्षक और संगठनकर्ता माना गया है, जिससे राज्य की अवधारणा विकसित होती है। जो अग्नि है ना, उसको मार्गदर्शक माना गया है, मतलब मार्ग दिखाने वाला, संरक्षण यानी बचाने वाला, और संगठनकर्ता माना गया है, मतलब जो संगठन करता है, और इसी से राज्य की अवधारणा विकसित हुई है। अब हम पढ़ने वाले अग्नि सूक्त में राज्य की उत्पत्ति की अवधारणा। पहला है प्राकृतिक आवश्यकता से राज्य की उत्पत्ति। अग्नि सूक्त के अनुसार मानव समाज प्रारंभ में असंगठित था। सुरक्षा, भोजन, यज्ञ और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए किसी संगठित शक्ति की आवश्यकता अनुभव की गई। इसी आवश्यकता से राज्य की उत्पत्ति मानी गई। अग्नि को इस संगठन शक्ति का प्रतीक माना गया। अभी हमें पढ़ना है कि राज्य की उत्पत्ति कैसे, राज्य कैसे आया। तो कहते हैं कि अग्नि सूक्त में बताया गया है कि जो मानव समाज है ना, वो पहले बहुत ही ज़्यादा असंगठित था, मतलब बिल्कुल भी संगठित रूप में नहीं था वो। उसमें सुरक्षा, भोजन, यज्ञ, सामाजिक व्यवस्था, इन सब की ज़रूरत महसूस हुई, और इन्हीं सब की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ना राज्य की उत्पत्ति हुई। और अग्नि क्या है, इस संगठन का शक्ति का प्रतीक माना गया। मतलब यज्ञ पर आधारित राज्य व्यवस्था। अग्नि यज्ञ का केंद्र है और यज्ञ वैदिक समाज का आधार। मतलब अग्नि जो है, मतलब यज्ञ का केंद्र, पता है आपको, बिना अग्नि के यज्ञ का कोई काम नहीं है। और यज्ञ जो है वो वैदिक समाज का आधार था, मतलब उस टाइम पे यज्ञ का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका थी। जिस प्रकार यज्ञ से समाज में व्यवस्था और समृद्धि आती है, उसी प्रकार राज्य समाज में व्यवस्था सुरक्षा प्रदान करती है। इसी प्रकार राज्य की उत्पत्ति यज्ञात्मक व्यवस्था से जुड़ी हुई मानी गई। दूसरा क्या कहते हैं कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, यज्ञ की वजह से हुई, यज्ञ की वजह से। ठीक है, मतलब यज्ञ पर आधारित राज्य व्यवस्था है ना। तो कहते हैं कि जिस प्रकार यज्ञ जो है ना समाज में व्यवस्था लाती है और समृद्धि लाती है ना, उसी प्रकार जो राज्य है समाज में व्यवस्था सुरक्षा प्रदान करता है। ये बात तो सच्ची है। अगर राज्य नहीं बना होगा तो समाज में ना सुरक्षा आएगी, ना अच्छे से संगठित व्यवस्था आ पाएगी। तो इसलिए राज्य की उत्पत्ति किसके कारण हुई, यज्ञात्मक व्यवस्था के कारण। आगे आती है नेतृत्व की उत्पत्ति। अग्नि को मार्ग दिखाने वाला यानी मार्गदर्शक माना गया और आगे ले जाने वाला बताया गया। यह संकेत करता है कि समाज ने एक ऐसे नेता को स्वीकार किया जो उसका मार्गदर्शन करे। मतलब तुम्हें बताया गया है कि जिस पर अग्नि जो है वो मार्ग दिखाती है ना, हमारा नेतृत्व करती है, हमें आगे लेके जाती है, उसी प्रकार ये संकेत करता है कि समाज जो है ना, उसने एक ऐसे नेता को स्वीकार किया, ऐसे नेता को अपने राजा के रूप में स्वीकार किया जो उसको आगे लेके जाए, जो उसका मार्गदर्शन करे। यहीं से राज्य या शासक की अवधारणा का विकास हो। जाहिर सी बात है, आज के टाइम में हम लोग वोट करते हैं ना,
हमारे फेवरेट नेता को वोट करते हैं, उसकी पार्टी को जिताते हैं, उसी प्रकार कह रहे हैं कि उस टाइम पे लोग भी जो है वोट नहीं, मतलब किसी ना किसी द्वारा अपने नेता को चुनते थे जो उनको मार्गदर्शन दिखाए, है ना, जो उनका अच्छे से मार्गदर्शन करे, और यहीं से राजा या फिर शासक की अवधारणा का विकास भी हुआ। अग्नि सूक्त के अंदर राज्य के कार्य भी बताए गए। सबसे पहला समाज की रक्षा, जाहिर सी बात है पहले हमने रक्षा के लिए लाए, और दूसरा सामाजिक व्यवस्था अच्छे से बने। तो कहते हैं अग्नि सूक्त में अग्नि को रक्षक कहा गया है। इस प्रकार राज्य का प्रमुख कार्य समाज की आंतरिक और बाहरी शत्रु से रक्षा करना। राज्य को प्रजा की सुरक्षा का उत्तरदायी माना जाता है। जिस प्रकार अग्नि को अग्नि सूक्त के अंदर रक्षक माना गया है, उसी प्रकार कहते हैं राज्य जो है ना वो भी हमारा रक्षक है। तो किससे रक्षा करेगा हमारा राज्य? आंतरिक और बाहरी शत्रुओं से। किसी राज्य के अंदर जो शत्रुता है ना, यानी दुश्मनी या खतरा बोलो, वो एक तो अंदर रूप से आती है और दूसरा बाहरी रूप से आती है, मतलब आंतरिक रूप से और बाहरी रूप से। तो जो राज्य है वो इसी आंतरिक और बाहरी शत्रुओं से या बाहरी खतरे से किसकी रक्षा करेगा? राज्य की और प्रजा की। तो राज्य को प्रजा की सुरक्षा का उत्तरदायी माना गया। ये कहा गया कि जो राज्य का प्रथम कर्तव्य है वो प्रजा की और राज्य की सुरक्षा करे। जाहिर सी बात है राज्य खुद की सुरक्षा तो करेगा, साथ में साथ अपने उसके अंदर जो सम्मिलित प्रजा है उसकी भी सुरक्षा करेगा। आगे सामाजिक एकता की स्थापना। अग्नि सभी घरों और यज्ञों में समान रूप से प्रज्वलित होती है। यह सामाजिक एकता और समरसता का प्रतीक है। राज्य का कार्य विभिन्न वर्गों समूह को जोड़कर संगठित समाज बनाता है। कहते हैं जिस प्रकार अग्नि सारे घरों और यज्ञों में समान रूप से जलती है, कोई भेदभाव नहीं करती, है ना, एकता लाती, समरसता लाती, उसी प्रकार राज्य का कर्तव्य है कि वो विभिन्न वर्गों और समूहों को जोड़कर रखे और संगठित समाज को बनाए रखे। और दूसरा क्या था? समाज की रक्षा करना, मतलब जो भी बाहरी और आंतरिक खतरे हैं, शत्रु है, उनसे रक्षा करेगा राज्य, है ना, और राज्य का प्रजा सुरक्षित रखना यही उसका प्रथम उत्तरदायित्व है। न्याय और व्यवस्था की स्थापना। अग्नि को साक्षी और सत्य का प्रतीक माना गया। इसी आधार पर राज्य का कार्य न्याय की स्थापना और अन्याय का नाश करना है। राज्य को न्यायप्रिय और धर्मपरायण होना चाहिए। कहते जिस प्रकार अग्नि को साक्षी और सत्य का प्रतीक माना गया है ना, कहते हैं ना, अग्नि को साक्षी मानकर ये संकल्प लेते हैं, एज इट इज बोला जाता है, ठीक वैसे कह रहे हैं जो राज्य है ना, राज्य का कार्य है न्याय की स्थापना करना और अन्याय का नाश करना। मतलब प्रजा में अगर कोई अन्याय फैला रहा है तो उस अन्याय का नाश करेगा और उनमें न्याय की स्थापना करेगा। राजा है, मतलब जो राज्य के अंदर जो राजा है जिसका निर्वाचन किया जनता ने, उसको न्यायप्रिय होना चाहिए, मतलब न्याय करना चाहिए, और धर्मपरायण होना चाहिए, मतलब धर्म का भी पालन करना चाहिए की रक्षा। अग्नि धर्म का वाहक है ना, तो राज्य का कार्य धर्म की रक्षा करना और धर्म को रोकना है। कहते हैं जो राज्य है उसका कार्य क्या है? धर्म की रक्षा करना, कि वो धर्म को बचा के रखे और जो जितना भी अधर्म हो रहा है ना उसको रोक दे। धर्म के अनुसार शासन करना राज्य का प्रमुख कर्तव्य बताए गए। तो कहते हैं धर्म के अनुसार ही राजा को शासन करना चाहिए, है ना, और अधर्म का नाश करना चाहिए और न्याय करना चाहिए। राज्य को क्या होना चाहिए? न्यायप्रिय और धर्मपरायण। आगे आता है समृद्धि और कल्याण की व्यवस्था। तो अग्नि यज्ञ के माध्यम से देवताओं को तृप्त करती है, जिससे वर्षा और अन्न की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार राज्य का कार्य आर्थिक समृद्धि, अन्न व्यवस्था और लोक कल्याण सुनिश्चित करना है। कहते हैं जिस प्रकार यज्ञ के कारण देवताओं को तृप्ति मिलती है, जिसके कारण जो देवताएं खुश होकर वर्षा करते हैं और उससे हमें अन्न की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार राज्य का कार्य है कि वो आर्थिक रूप से समृद्धि करे, है ना, मतलब आर्थिक व्यवस्था अच्छे से बनाए रखे और अन्न की व्यवस्था करे, और मतलब लोक कल्याण को सुनिश्चित करे, लोगों में कल्याण को बनाए रखे। आगे आता है शासक को दिशा देना। अग्नि को पथ प्रदर्शक कहा गया, मतलब कहते हैं अग्नि जो है हमें पथ दिखाती है ना, हमें पथ बताती है कौन सा पथ पे हमें चलना चाहिए। उसी प्रकार राजा को नीति, संयम और कर्तव्य का पालन करना चाहिए। राज्य का संचालन नैतिक मूल्य पर आधारित होना चाहिए, मतलब राजा जो है ना नीति बनाए रखे, संयम रखे अपने अंदर, और जितना भी कर्तव्य दिया गया जैसे लोक कल्याण करना, आर्थिक समृद्धि करना, न्याय करना, वो सब अपना जितना भी उसका कर्तव्य उन सभी का पालन करे। और राज्य का जो संचालन है ना नैतिक मूल्य पर निर्धारित होना चाहिए, मतलब अच्छे कामों के ऊपर। आगे आता है अग्नि सूक्त में राज्य और धर्म का संबंध। अग्नि सूक्त में राज्य और धर्म को अलग नहीं किया गया। राज्य की वैधता धर्म पर आधारित है। जो राजा धर्म के अनुसार कार्य करता है वही स्थायी और सफल माना गया। अभी हमने कहा कि राजा को जो है धर्म के आधार पर न्याय करना चाहिए, तो उस टाइम पे ना राज्य को धर्म से अलग नहीं किया गया बल्कि एक ही माना गया। और ऐसे उस टाइम पे ना सिर्फ
अग्नि सूक्त में ही नहीं बल्कि उस टाइम पे मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता था कि राजनीति और धर्म दोनों एक दूसरे से भिन्न नहीं बल्कि एक साथ रहते थे, और राजा को जो है ना धर्म के आधार पर ही न्याय करना होता था, और धर्म का पालन करना बहुत ही मुख्य रूप से अच्छा माना जाता था कि अगर कोई इनकेस कोई राजा धर्म का पालन नहीं कर रहा है तो उसको ना बर्खास्त कर दिया जाता था। लेकिन अगर वही कोई राजा धर्म का अनुसार कार्य करे, धर्म का पालन करे, तो वही राजा सफल और स्थायी रहता था। ठीक है, अब हम वैदिक राज्य की विशेषताएं पढ़ने वाले जो कि अग्नि सूक्त के आधार पे है। राज्य नैतिक और धार्मिक मूल्यों पर आधारित, जो राज्य है वो नैतिक और धार्मिक मूल्यों का पालन करेगा, उसी पर आधारित होगा। राजा निरंकुश नहीं बल्कि कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए। मतलब राजा देखो, राजा निरंकुश होने का तो कोई सवाल नहीं उठता, क्योंकि अगर राजा अपने मन का कार्य करेगा, धर्म का पालन नहीं करेगा, अन्याय करेगा, तो जनता उसको खुद ही हटा देगी, बर्खास्त कर देगी, निकाल फेंकेगी। तो इसलिए राजा उस टाइम पे निरंकुश नहीं था बल्कि कर्तव्यनिष्ठ था, मतलब अपने कर्तव्यों का पालन करने वाला था। प्रजा का कल्याण सर्वोच्च उद्देश्य, अभी हमने पढ़ा प्रजा का कल्याण करना, समृद्धि करना, न्याय करना, यही सब उसका उस टाइम पे प्रथम उद्देश्य था। राज्य का प्रथम उद्देश्य ही यही है जो प्रजा का कल्याण किया जाए। कहते हैं शक्ति का प्रयोग धर्म के अंतर्गत सामाजिक समरसता पर विशेष बल। कहते हैं शक्ति का जितना भी प्रयोग होगा वो धर्म के आधार पर होगा, मतलब धर्म के अनुसार ही चलना है। उस टाइम पे अभी मैंने आपको बताया राजनीति और धर्म बिल्कुल भिन्न भिन्न नहीं थे, सब सेम था, तो इसलिए शक्ति का प्रयोग धर्म के आधार पर करना पड़ता था, और जो सामाजिक समरसता है इस पर विशेष बल दिया जाता था। तो इस वीडियो में हमने ये देखा कि अग्नि सूक्त हमें बताता है कि राज्य सिर्फ शासन नहीं बल्कि समाज की रक्षा और नैतिकता का आधार है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।